Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are well. I hope you're healthy. I hope you are studying. I hope you have scheduled your timetable and you are following your schedule regularly. आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे रिव्यू 3. ठीक है? रिव्यू 3 के ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके MCQs हम आज करेंगे अलॉन्ग विद द कॉम्प्रिहेंशन. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अ फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट कम इन योर ऑब्जेक्टिव पेपर. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. जी, रिव्यू 3. ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर 160 और 163 तक, और लास्ट जो पेज है 164 वो रूब्रिक है. जस्ट टू टेल यू कि क्या वेटेज है जो आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं उसकी आपके पेपर में. ठीक है, ये लास्ट शीट्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक की. अब इस रिव्यू 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन MCQs. आपको मालूम है कि आपने ये MCQs अपनी बबल शीट में कलर करने होते हैं. उसमें 3-4 कॉलम्स बने होते हैं. पहले कॉलम में आपका क्वेश्चन लिखा होता है. ठीक है, सेकंड कॉलम होता है A, थर्ड होता है B, फोर्थ होता है C और फिफ्थ होता है D. और इसी तरह आपकी बबल शीट होती है वो क्वेश्चन नंबर 1 A B C D. ठीक है, चाहे C D ऑप्शंस है कि नहीं है वो वहां पर मौजूद होती है. As a teacher, I will advise all of you to solve the objective paper first before coloring the bubble sheet. बबल शीट कंप्यूटर्स के स्कैनर में जाती है और स्कैनर में जाके वो स्कैन हो जाते हैं जो भी आपके आंसर्स होते हैं. अगर आपको एक आंसर बाद में करेक्ट याद आया और आपने पहले वाले जो आपका सर्कल आपने किया था, कलर किया था, उसको इरेज करने की कोशिश की, उसको काटने की कोशिश की, तो वो आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल होने का मतलब है कि आपको उस आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे इवन इफ इट्स करेक्ट. ठीक है, तो बबल शीट को बहुत सेंसिबली हमने फिल इन करना होता है. टाइम के साथ अपना स्केड्यूल सेट करना होता है. टाइम के साथ अपनी प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर को अपने एलोकेटेड टाइम से पहले सॉल्व करके रीचेक कर लें. ठीक है, तो आप जब ये MCQ सॉल्व करेंगे मेरे इस सॉल्यूशन के बाद, तो आपने इन MCQs को स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करना है. पहले आपने इसको ऑब्जेक्टिव पेपर पे सॉल्व करना है और फिर बबल शीट कलर करनी है अपने स्टॉप वॉच के साथ, तो सो दैट यू आर डिसिप्लिन्ड एंड यू हैव noted the time correctly, right? Let's move on to the first question. The first question says the scope of any field in terms of market demand should also be considered seriously. ठीक है, अब इसमें स्कोप अंडरलाइन है और आपसे पूछा है कि स्कोप वर्ड के इस सेंटेंस में क्या मायने हैं. तो द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द फील्ड, मेरा नहीं ख्याल. इसी तरह से शॉर्टकमिंग्स होती है कमियां. ठीक है, जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं. तो किसी भी फील्ड की कमियां शॉर्टकमिंग्स नो, इट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती हैं किसी भी फील्ड में अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, वो आपके चूजिंग द राइट करियर में इज वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, next MCQ is the man had been sent with other convicts to Australia. ठीक है, other convicts का मतलब होता है मुजरिम. तो मुजरिमों को ट्रूपे तो नहीं लेके जाता ना, ट्रूप तो लेके जाता है आपके सिंगल्स को, बैंड्स को. डेलीगेशन आपके पॉलिटिशियंस को लेके जाता है. ठीक है, या स्टूडेंट्स को, व्हाटएवर, वो डेलीगेशन जाता है. तो प्रिजनर्स होते हैं कन्विक्ट, मुजरिम, जो किसी जुर्म का मुर्तकिब होते हैं और उनको कहते हैं प्रिजनर्स. ठीक है, द मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, वल्नरेबल का मतलब सिक्योर. अब अगर डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर आपने ये
याद नहीं रखा हुआ अपना यूनिट, ठीक है, और आपको याद नहीं आ रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि हम जब ये बात कर रहे हैं कि जो वल्नरेबल होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग होंगे, तो डेफिनेटली वो सिक्योर नहीं होंगे। डेवलपिंग कंट्रीज है वो फ्लरिशिंग नहीं होंगे। फ्लरिशिंग का मतलब होता है तरक्की पाना। अगर वो बहुत सारी तरक्की पा रहे होते तो वो डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्री नहीं होती, वो डेवलप्ड कंट्री होती, तो वो इन डेंजर है। वैसे भी वल्नरेबल का मतलब भी इन डेंजर है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ इसलिए बताया है कि अगर आपको ये ना भी याद हो तो कम से कम सेंटेंस को पढ़ के इसको ध्यान में रख लें, इसको ज़हन नशीन कर लें कि इसका ये मतलब हो सकता है, ठीक है। मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट ऑल ओवर इज इसेंशियल, ठीक है। इसेंशियल अननेसेसरी नहीं होता, इसेंशियल होता है इम्पॉर्टेंट, क्रूशल, ठीक है, और वो नीडलेस नहीं होता। नीडलेस का मतलब होता है जिसकी जरूरत ना हो, इसेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और क्रूशल, ठीक है। सो इस एमसीक्यूज का आंसर है क्रूशल। 4 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, आंसर सॉल्व किए, और हमने फिर से ये रिवाइज किया कि हमने बबल शीट पहले अटेम्प्ट नहीं करनी, पहले हमने ऑब्जेक्टिव अपने पेपर पे अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद हमने बबल शीट पर उनको कॉपी करना है। बाय दैट टाइम आप लोग इधर उधर से भी पूछ के अपने आंसर्स करेक्ट कर लोगे, है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5, the comforts of book defy time and break borders. Defy considered to be the same, be problem for somebody, और openly resist something। जब हम borders break करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम ये बात कर रहे हैं कि बुक्स जो है वो सब तोड़ देती है, borders break कर देती है, तो वो उसके सेम तो कंसिडर नहीं होगी ना ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डेफिनेटली वो ओपनली रेजिस्ट करेगी किसी चीज को, यानी वक्त की कैद से और बॉर्डर्स की कयूद से वो आजाद होती है। किताब आपको वक्त और बॉर्डर्स दोनों से आजादी दिलाती है, दूर तक ले जाती है, ठीक है। Which word means to identify the nature of the problem, especially an illness? जब आपने किसी की बीमारी या किसी की तकलीफ को आइडेंटिफाई करना है कि यार ये किस वजह से बीमार है, इसको क्या हुआ है, तो उस स्पेसिफिक वर्ड को डेफिनेटली इन्फेक्शन नहीं कहते, ना ही उसको सिम्टम्स कहते हैं। सिम्टम्स होते हैं वो जो बीमारी के असरात आपके निकलने शुरू होते हैं। कोविड-19 है, मुंह का जायका तो खराब नहीं हुआ, वो सिम्टम है, ठीक है, उसको कहते हैं डायग्नोज। द डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड व्हाट माय प्रॉब्लम वाज, द डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड मी विद मलेरिया, ठीक है। डायग्नोसिस करते हैं जब हम किसी की भी इलनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हों और जब हम ये बता रहे हों कि इसको ये स्पेसिफिक मसला है। सिनोनिम ऑफ करंट, अब ये करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये करंट इस वक्त हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है, तो डेटेड नहीं होगा, ओल्ड नहीं होगा, डेफिनेटली करंट है। और सिनोनिम का मतलब होता है वर्ड विद द सेम मीनिंग, तो ये अप टू डेट है, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ करंट इज अप टू डेट। सिनोनिम का मतलब होता है वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, ठीक है। करंट मीन्स राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज करंट, ठीक है। सो द answer is up to date. The synonym of solace, solace aggravation नहीं होता, aggravation होता है गुस्से को उभारना, solace frustration नहीं होता। आपको कितनी दफा हम लोग बताते हैं टीचर्स के serene and solace का मतलब होता है comfort, ठीक है। The scene provided me with serene and solace. I was in solace as I looked at the mountains outside my hotel's window. Comfort, ठीक है। Naturally
ये नेचुरल सीन्स को देखने के बाद जो फीलिंग होती है उसको कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम ऑफ सफरिंग, एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है ऑपोजिट, ठीक है। सफरिंग का मतलब होता है तकलीफ में आना, तो तकलीफ में आना, डिस्ट्रेस का मतलब भी वही है, अपसेट होना, परेशान होना। प्लेजर, प्लेजर इसका लास्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट है एंग्विश, एंग्विश भी फ्रस्ट्रेटेड का सिनोनिम है, तो प्लेजर इज द एंटोनिम ऑफ सफरिंग, ठीक है। सफरिंग का मतलब होता है परेशान होना, प्लेजर का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, खुशी में आना। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। अब आपने इधर पे सिनोनिम नहीं लिखना, उन्होंने आपसे एंटोनिम मांगा है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको सिनोनिम पूछा जा रहा है कि एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम ऑफ कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है खाना, कंज्यूम करना, यूज अप करना, ठीक है। और यूटिलाइज भी यूज करना है, यूज भी यूज करना है। वी आर लेफ्ट विथ सेफ, ऑब्वियसली कंज्यूम यानी यूज करना, सेफ यानी बचा के रखना, ठीक है, इसका ऑपोजिट। हाउ लॉन्ग यू बिन वर्किंग इन द गार्डन, बिन है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, बिन है, फौरन हमारे दिमाग में हैव आया, ठीक है। हैज, हैव, विल, यू और आई जो है वो प्लूरल प्रोनाउंस कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। You and I are considered as plural pronouns, although वो singular nouns है, लेकिन वो जो रूल्स है वो प्लूरल के फॉलो करते हैं। और अगर आपको याद होगा मेरी सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का लेसन, तो मैंने आपसे कहा था कि मुझसे पूछना नहीं कि ये क्यों ऐसे फॉलो करते हैं, लिंग्विस्टिक्स ने तय किया हुआ है। तो विल नहीं आएगा यहाँ पर, डेफिनेटली बीन है, या हैव है, या हैज है, हैव है। यू है इसलिए हैव है, ठीक है। लॉजिकल आंसर हमने इसका निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, ठीक है। अगर वो केयरफुली ड्राइव करता, नो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल पास्ट है। ड्रिवन, इफ ही ड्रिवन मोर केयरफुली, ड्रिवन हैज और हैव के साथ लगता है, सेंटेंस में नहीं लगता, वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट। तो यहाँ पर आएगा इफ ही ड्रोव मोर केयरफुली, सिंपल पास्ट टेंस आएगा क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन का कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए, ठीक है। वुड है इसका मतलब कि आपको कंडीशन दे दी, इफ है इसका मतलब आपको कंडीशन दे दी, इफ और वुड दोनों प्रेजेंट है इसका मतलब कि ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस आएगा। वी हैव डन 12 sentences. Let's move on to the 13th one. I would have been glad if he dashed me in the visit. If he dashed me in the hospital. ठीक है, I would have been glad if he visit me in the hospital. Would have visited. Clear है? Visited. Simple past tense. I would have been glad if he visited me in the hospital. अभी हमने फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस किया है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस क्या है? कंडीशनल पास्ट है, इसमें सिंपल विजिटेड आएगा। He had all the money in the world, dash he was sad, but he was sad, yet he was sad, still he was sad. उसके पास सारी दुनिया का दौलत थी, पैसा था, लेकिन still he was sad, ठीक है। The man complained that there was no bread. अब the man complained आपका एक क्लॉज है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज वो होता है जिसके सेंटेंस के इमीडिएटली बाद एक एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। यहाँ पर नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्जंक्शन है, तो ये डेफिनेटली रिलेटिव क्लॉज नहीं है। द मैन कंप्लेंड इज अ कंप्लीट सेंटेंस व्हिच मींस इट्स अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट मौजूद हो,
ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बिकॉज ही वॉज लेट, ही मिस्ड द फर्स्ट लेसन। ठीक है, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हुआ था, क्योंकि वो लेट हुआ था। इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट क्लॉज लग रहा है। आपने मुझसे पूछना है मिस क्योंकि वो लेट हुआ था, देन तो मैं आपको ये कहूंगी कि वो अपना पहला लेसन उसने मिस कर दिया क्लास का। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव नहीं है, ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है उसके नेक्स्ट सेंटेंस से। द रूम वॉज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट। अब ये आपसे पूछ रही है सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। आपने ये देखा द रूम वॉज फुल इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आई हैड नो प्लेस टू सिट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये सिंपल नहीं है क्योंकि कॉन्जंक्शन लगी हुई है, ये कंपाउंड है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ठीक है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट आपके क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 18, सारा sang my favorite song, फरा played the guitar for it। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि इस सेंटेंस को आपने कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। सारा sang my favorite song, फुल स्टॉप, फरा played the guitar for it, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, इनको आपने कंबाइन करना है। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहली ऑप्शन है सारा sang my favorite song and फरा played guitar for it, सारा sang my favorite song but फरा played guitar for it, सारा sang my favorite song और फरा played the guitar for it। कौन सा करेक्ट कॉन्जंक्शन लग रहा है आपको? एंड। ठीक है, सारा ने मेरा फेवरेट गाना गाया और फरा ने उसके साथ गिटार बजाया, तो जो एंड वाला आपका सेंटेंस है, जो एंड वाला आपका कंपाउंड सेंटेंस है, दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर 19। आई एम राइट, 19। ऑप्शन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 19 है माय फ्रेंड गेव मी द बुक। अब ये है एक्टिव वॉइस में, आपने इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस निकालनी है। एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें द डूअर ऑफ द एक्शन और जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरू में होता है, और पैसिव वॉइस वो होती है जिसमें जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा होता है, वो लेजी, लेथार्जिक, स्लगिश है और वो सेंटेंस के एंड में है। तो ये है आई हैव बीन गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड, हैव है इधर नहीं है, ये रूल आउट हो गया। आई एम गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड, ये प्रेजेंट टेंस है नहीं है, ये रूल आउट हो गया। थर्ड है आई वॉज गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई यहां सेंटेंस के एंड में है, आई यहां सेंटेंस के शुरू में है, तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन। काशिफ सेड टू मी इज द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग? डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अब ये डायरेक्ट स्पीच जो है ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका क्वेश्चन है। इज द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग? यहां से शुरू करें। काशिफ टोल्ड मी वेदर द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। काशिफ ने मुझे बताया क्या मूवी इंटरेस्टिंग और या बोरिंग थी? गलत है। काशिफ सेड टू मी वेदर द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग और बोरिंग, नहीं बेटे, ये क्वेश्चन है। काशिफ आस्क्ड मी, दैट नहीं लगाना, आस्क लगाना है। काशिफ आस्क्ड मी वेदर द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। ठीक है, दैट की जगह आस्क लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमें अच्छी तरह पता है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम आस्क लगाते हैं क्वेश्चंस को उनके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है,
और इफ की जगह हमने वेदर लगाना है या इफ लगाना है, इट्स अप टू यू. इज द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग? अब इज आपका चेंज हो गया इधर वॉज में, ठीक है, और क्वेश्चन को आपने नोटिफाई किया वेदर से या इफ से, इज योर ओन चॉइस, लेकिन यहाँ पर आपने आस्क लिखना है, काशिफ ने पूछा है, ठीक है. आपके साथ मैंने तमाम ऑब्जेक्टिव पार्ट कर दिए रिव्यू 3 के. अब रिव्यू 3 में उन्होंने आपको दिए हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है, choosing the right career is one of the most important decisions in life. What are the factors that will influence your choice? ठीक है, राइट करियर चूज करना आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है. डेफिनेटली आपने आंसर क्वेश्चन में से ही पिक करना है, ठीक है. चूजिंग द right career is definitely one of the most important decision in everyone's life. There are a lot of factors that will influence our choice when we will be looking for the correct career for our future. If you will ask about me, I will look for an education oriented profession in which I could earn a lot of money, I could gain respect, and I would have internal happiness and mental care. ठीक है, so these are all the options that I will look for when I will be selecting the right career for me. करेक्ट है, ठीक है, समझ आ रहा है. Helping words are on the board again, and you have to format the answer out. You have to construct the sentences your own self. I usually speak very low when I giving out the answers or when I'm doing the paraphrasing, because I want you to note down side by side and be quick enough to write it down with my slow pace, right? Question number 2. Reading provides a world where we can appreciate things which we may never in real life explain. It's not appreciate, it's experience, ठीक है. अब आपको ये आंसर बहुत डिटेल में हमने इस यूनिट के साथ किया था, ठीक है. अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, याद होगा आपको. रीडिंग प्रोवाइड्स यू एन एक्सपीरियंस वेयर यू कैन विजिट multiple places of the world, where you can go to a lot of places, where you can enjoy a lot of diverse cultures and societies. वो सब कुछ आपके इस आंसर में प्रेजेंट होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द वर्ल्ड फूड सप्लाई? Definitely, as the population will grow, the demand for homes, houses and residence would increase, which means the cultivated land will decrease, which means that the food supply that has been here currently will decrease, will get down, but we will have more mouths to feed. So it's going to affect drastically, as it is going to spread famine, because when there is no land to cultivate, when there is no area to grow food on, where would you go and where would you grow the crops in order to feed the increasing demand of the world's population? That is the answer of this question. We have already done this in the respected unit. ठीक है, go through that lecture and you will find it out. Faithfulness is the character much needed in today's life. Discuss. ठीक है, faithfulness is a character much needed in today's life. I agree with this notion, because faithfulness means believing in Allah and attaining all the qualities of a true Muslim. If you are faithful and loyal to your country, to your profession, to your parents, you are respected all over. You are distinguished among all the masses because you have developed a very strong character with your faithfulness, and thus success will knock on your door and success will wait for you to come and grab it. Be triumphant in the world. क्विक रिकैप कर लें आज के लेसन का. आज हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, रिव्यू 3 के. हमने डिस्कस किए हैं, रिकैपिचुलेट किया है, रिफ्रेश किया है अपने तमाम ग्रामेटिकल सेंटेंसेस का. उसके बाद हमने कॉम्प्रीहेंशन किया है, क्वेश्चन आंसर्स
जो रिव्यू 3 में प्रेजेंट थे और जो यूनिट नंबर 9 से लेके यूनिट नंबर 13 तक रिलेट करते थे. I hope that you have done, solved, noted down all the exercises and all the answers with me. We will meet soon, inshallah, with another lecture. By that time, be healthy, be safe, excuse your teacher, and keep studying. Allah Hafiz.